हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को एग्ज़ाम रिजल्ट पर। दोस्तों, इससे पहले हम क्लास 8 का हिस्ट्री जो कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7। इसका नेक्स्ट जो चैप्टर होगा चैप्टर 7 होगा। वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक पढ़ा चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। क्लास 8 का हिस्ट्री है, चैप्टर 1 से 6 तक जितने भी प्रश्न दिया हुआ था वो सही प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर 7 से। हिस्ट्री है क्लास 8 का, और आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 7 से। ठीक है, तो चैप्टर 7 यहाँ पर है ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। चैप्टर 1 से 6 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 7 में यहाँ पर दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, अपने शासनकाल के पहले कितने वर्षों तक अंग्रेज़ों ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी न्याय काम नहीं किया था। तो यह हो जाएगा 60 वर्ष। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक कानून बनाकर भारत के शिक्षा क्षेत्र में प्रति वर्ष कितने लाख रुपए खर्च करने का निश्चय किया था। तो 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक कानून बनाकर शिक्षा के क्षेत्र में प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का निश्चय किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 लाख। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, अंग्रेज सरकार ने आधुनिक शिक्षा अधिनियम कब पारित किया था। तो अंग्रेज सरकार ने आधुनिक शिक्षा अधिनियम जो है यह 1835 में पारित किया था, 1835। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने, आधुनिक शिक्षा अधिनियम, इस अधिनियम के तहत यह तय किया गया कि शिक्षा का माध्यम क्या रखा जाए। तो आधुनिक शिक्षा अधिनियम, इस अधिनियम के तहत यह तय किया गया था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, उच्च शिक्षा को नियमित करने के लिए 1857 में कहाँ विश्वविद्यालय बनाए गए थे। तो कोलकाता, मुंबई, मद्रास ये सभी जगह उच्च शिक्षा को नियमित करने के लिए 1857 में जो है ना, कोलकाता में, मुंबई में, मद्रास में, इन सभी जगह विश्वविद्यालय बनाए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना स्कूल शांति निकेतन की शुरुआत कब किया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना स्कूल शांति निकेतन का शुरुआत जो है यह 1901 में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1901। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने, 1935 में बनाई गई शिक्षा नीति के तहत कहाँ आधुनिक शिक्षा विकसित होने लगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर है बिहार में। कहाँ हो गया था? बिहार में हुआ था। 1935 में बनाई गई शिक्षा नीति के तहत आधुनिक शिक्षा विकसित होने लगा था। कहाँ पर? बिहार में। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 यहाँ पर है आपके सामने, पटना में कॉलेजिए स्कूल की स्थापना कब हुआ था। तो पटना में कॉलेजिए स्कूल की स्थापना जो है 1935 में हुआ था, 1935 में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था। तो एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना यह वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है, किनका विचार था कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से बच्चों की रचनात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। तो यह विचार था रविंद्रनाथ टैगोर का। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध कौन थे। तो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध महात्मा गांधी थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने, किनका विचार था कि भारतवासियों को अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान हो जाए। तो यह विचार था टॉमस मैकाले का। ठीक है, टॉमस मैकाले का विचार था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है,
कौन चाहते थे कि भारत में शासन संचालन के लिए भारतीयों को अपनी सेवा में ले लिया जाए? तो यह चाहता कौन था? यह अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है, प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान किसने किया? तो प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान यह विलियम जोन्स ने किया था, विलियम जोन्स, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने, 1945 में मुजफ्फरपुर में हाई स्कूल सरकार द्वारा स्थापित किया गया, जिसे क्या कहा गया? इसको कहा गया था जिला स्कूल, ठीक है, जिला स्कूल कहा गया था। अगला प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर प्रश्न समाप्त हुआ दोस्तों। तो क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 7 में जो प्रश्न दिया हुआ था जितने भी, वो सभी पढ़ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है आपके सामने फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 8 है हिस्ट्री, चैप्टर 8 है, पाठ का नाम है, चैप्टर 8 पाठ का नाम है जातीय व्यवस्था की चुनौती, ठीक है, जातीय व्यवस्था की चुनौती। आइए इस पाठ में जो प्रश्न दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स चैप्टर 8 ये आपके सामने आ गया। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या प्रश्न दिया हुआ है चैप्टर 8 में। पाठ का नाम है जातीय व्यवस्था की चुनौतियाँ, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ में जो प्रश्न दिया हुआ है उस सही प्रश्न को। पहला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स, किस काल में वर्ण व्यवस्था थी? तो फ्रेंड्स ये इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन काल, ठीक है, प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था थी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने, काम के आधार पर समाज में कितने प्रकार का वर्ण था? तो काम के आधार पर समाज में 4 प्रकार का वर्ण था, ठीक है, 4 प्रकार का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज में तीसरा स्थान किनका था? तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज में जो था ये वैश्य का तीसरा स्थान था, वैश्य का, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, पढ़ने पढ़ाने वाले को कहा गया है? तो पढ़ने पढ़ाने वाले को ब्राह्मण कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्राह्मण कहा गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णों को सेवा करने वाले कौन है? तो यह शूद्र है। कौन है? शूद्र है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णों को सेवा करने वाले कौन है? शूद्र है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है अगला आपका, जाति प्रथा का सबसे बुरा पक्ष क्या था? तो जाति प्रथा का सबसे बुरा पक्ष छुआछूत था, ठीक है, छुआछूत। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, किनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था और कुआं एवं मंदिरों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर जाने की मनाही थी? तो यह था किसके साथ? यह था आपका शूद्रों के साथ। किसके साथ था? शूद्र के साथ। शूद्र के साथ जो है ना, शूद्र को कुआं एवं मंदिरों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर जाने की मनाही थी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 है, फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई? तो फूले के द्वारा जो है यह सत्य शोधक समाज की स्थापना हुआ, ठीक है। फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना हुआ था? सत्य शोधक समाज की स्थापना हुआ था, ठीक है। महात्मा फूले, ठीक है, ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले इनका नाम था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, गैर बराबरी विरोधी आंदोलन केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह हुआ था नारायण गुरु के द्वारा, ठीक है। गैर बराबरी विरोधी आंदोलन केरल में नारायण गुरु द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो पेरियार के द्वारा धार्मिक समानता आंदोलन प्रारंभ किया गया था, धार्मिक स्वतंत्रता आंदोलन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष गठित किया गया? तो हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है फ्रेंड्स,
प्रश्न नंबर 12 है, किस वर्ष में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना हुआ था? तो यह हुआ था 1924 में, 1924 में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किसने किया था? तो यह करने वाला था भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है, 1942 में किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किया था? तो यह करने वाला था भीमराव अंबेडकर। 1942 में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने, श्री नारायण गुरु ने श्री नारायण परिपालन योगम नामक संस्था की स्थापना कब किया था? तो किया था 1942 में। कब किया था? 1942 में। तो फ्रेंड्स, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिया हुआ था वो सभी हम क्वेश्चन पढ़ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो नेक्स्ट चैप्टर फ्रेंड्स आपके सामने ये रहा, आपके सामने खुलकर आया, आपके सामने है चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 है महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि किस सदी तक महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 19वीं सदी तक। क्या आंसर हो जाएगा? 19वीं सदी तक महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय समाज सुधारकों में सबसे पहले किनका नाम आता है? तो भारतीय समाज सुधारकों में सबसे पहले जो है यह राजा राम मोहन राय का नाम आता है, राजा राम मोहन राय का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष में राजा राम मोहन राय का समर्थन करते हुए सती प्रथा के विरुद्ध में कानून बना दिया था? तो यह आंसर आपका हो जाएगा 1829 में। 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया गया था। किन के समर्थन में? राजा राम मोहन राय के समर्थन में। ठीक है, 1829 में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, किसने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देते हुए विधवा विवाह के पक्ष में आंदोलन चलाया था? तो यह चलाने वाले था आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह कानून लागू किया था। ठीक है, तो यह हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देते हुए विधवा विवाह के पक्ष में आंदोलन चलाया था? तो ये था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनके समर्थन में से क्या हुआ था? विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। याद रखेंगे, स्वामी विवेकानंद आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, किसने महिला उत्थान के लिए शिक्षा पर बल दिया? तो यह थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने महिला उत्थान के लिए शिक्षा पर बल दिया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, किस वर्ष बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ था? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम यह 1929 में पारित हुआ था, 1929। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया था? तो यह लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार प्रश्न चिन्ह लगाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रहे? तो शिक्षा जो है यह उच्च वर्ग के महिलाओं तक ही सीमित रही। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न 10 है, विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया था? तो यह था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बाल विवाह निषेध अधिनियम विवाह के लिए लड़कियों की आयु क्या बताया गया?
तो ये लड़कियों का आयु बताया गया था 16 वर्ष। ठीक है, 16 वर्ष बताया गया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम के विवाह के लिए जो है लड़कियों की आयु जो है 16 वर्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने, सती प्रथा का अंत कब किया गया था? तो सती प्रथा का अंत जो है 1929 में किया गया था, 1929 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है यह स्वामी विवेकानंद ने किया था, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना यह सर सैयद अहमद खान ने किया था, सर सैयद अहमद खान ने किया था। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने, एक प्रसिद्ध समाज सुधारक कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका आंसर हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न, तो प्रश्न समाप्त हुआ। इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिया होता है फ्रेंड्स ये समाप्त हुआ। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अब यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स, अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव। चलिए इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर मेरा है अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव, चैप्टर 10 है। चलिए इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है इसको पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सामने, पहला प्रश्न है कि किसके हुकूमत के कारण गांवों में शांति समृद्धि एवं संस्कृति में ह्रास होने लगा था? तो यह हो जाएगा ब्रिटिश। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है मेरा, गांव में कौन से कार्य करने वाले लोग रहते थे? तो गांव में कृषि कार्य करने वाले लोग रहते थे। कौन सा लोग? कृषि कार्य करने वाले लोग रहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है प्रश्न 3 है, किस सदी में मुगलों द्वारा बसाए गए शहर विशाल भवनों एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे? तो यह हो जाएगा 16वीं से 17वीं सदी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 4 है, मुगल शासन एवं सत्ता के प्रमुख शहर कौन कौन थे? तो मुगल शासन एवं सत्ता के प्रमुख शहर यह था आपका आगरा, दिल्ली, लाहौर। यह तीनों मुगल शासन के प्रमुख शहर थे, आगरा, दिल्ली और लाहौर। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुआ था, 1853 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने, सूती एवं ऊनी कपड़े एवं चमड़े की वस्तुएं कहाँ बनती थी? तो यह बनता था कानपुर में। कहाँ बनता था? कानपुर में बनता था। सूती एवं ऊनी कपड़े एवं चमड़े की वस्तु कहाँ बनती थी? तो यह कानपुर में बनती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने, स्टील उत्पादन के लिए कौन विख्यात है? तो स्टील उत्पादन के लिए यह जमशेदपुर विख्यात है, जमशेदपुर। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 8 है, तसर सिल्क का कपड़ा तैयार करने के लिए कौन विख्यात है? तो यह हो जाएगा आपका भागलपुर। ठीक है, भागलपुर में तसर सिल्क कपड़ा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, भागलपुर में तैयार कपड़े किस देश में भेजे जाते थे? तो यह होगा यूरोपीय देश। यूरोपीय देश में भेजे जाते थे भागलपुर में तैयार कपड़े को। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 10 है, किस काल में भागलपुर महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र भी था? तो यह था आपका प्राचीन काल में। किस काल में? प्राचीन काल में। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भागलपुर नगरपालिका की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भागलपुर नगरपालिका की स्थापना जो था यह हुआ था आपका
1864 में। कब हुआ था? 1864 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भागलपुर में सांस्कृतिक कर्मी कौन थे? तो भागलपुर में सांस्कृतिक कर्मी जो थे यह थे अधेंदु बाबू, हरिकुंज, शरत चंद्र, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 13 है कि प्रेसिडेंसी शहरों में कौन लोग अलग अलग इलाकों में रहते थे? तो यह हो जाएगा गोरे लोग भी और काले लोग भी। प्रेसिडेंसी शहरों में ये जो है सो अलग अलग इलाकों में रहते थे, गोरे लोग और काले लोग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों लोग। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है कि कालजयी उपन्यास की रचना किसने किया था? तो कालजयी उपन्यास की रचना यह किसने किया था? शरत चंद्र ने। किसने किया था? शरत चंद्र ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है कि किसे सिल्क सिटी रेशमी शहर के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर इसका आंसर होगा। भागलपुर को सिल्क सिटी रेशमी शहर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने। प्रश्न नंबर 16 है किसके काल में भागलपुर शहर सूफी संस्कृति का केंद्र नहीं था? तो यह हो जाएगा मुस्लिमों के काल में। मुस्लिमों के काल में भागलपुर शहर सूफी संस्कृति का केंद्र नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि अंग्रेजों ने नई दिल्ली की राजधानी कब बनाया? तो अंग्रेजों ने नई दिल्ली को राजधानी जो है यह 1911 में बनाया था। ठीक है, 1911 में अंग्रेजों ने नई दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, 1911। तो इस तरह से इस पाठ में जो प्रश्न दिया हुआ था समाप्त हुआ। चलते हैं अगले पाठ की ओर। अब यहाँ पर अगला पाठ है आपका कला क्षेत्र एवं परिवर्तन, चैप्टर 11 है। चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर में दिया हुआ प्रश्न को। तो फ्रेंड्स अगला चैप्टर मेरा है चैप्टर 11 है। तो आइए इस चैप्टर में पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है किस सदी में कई यूरोपीय कलाकार अंग्रेज व्यापारियों एवं अधिकारियों के साथ भारत आए थे? तो 18वीं सदी हो जाएगा, 18वीं सदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 है किन कलाकारों के द्वारा विदेश में भारत की छवि को हीन रूप में देखा गया था? तो यह हो जाएगा यूरोपीय कलाकारों के द्वारा विदेश में भारत की छवि को हीन रूप से देखा गया था। अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। प्रश्न नंबर 3 है कि यूरोपीय कलाकारों के द्वारा कहाँ की गई छवि को श्रेष्ठता के रूप में दिखाया गया था? तो यह दिखाया गया था ब्रिटेन में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है कि किस वर्ष यूरोपीय चित्रकार योहान जोसेफ भारत आए थे? तो यह आया था आपका 1780 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1780। अगला प्रश्न है कि राज दरबार में रहते हुए बिहार में कलाकारों ने किस पेंटिंग को प्रमुख चित्र शैली को विकसित और प्रसिद्ध किया था? तो यह हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग हो जाएगा। ठीक है, राज दरबार में रहते हुए बिहार में कलाकारों ने किस पेंटिंग को प्रमुख चित्र शैली को विकसित किया था और प्रसिद्ध किया था? तो यह हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 20वीं सदी के प्रारंभ में कौन चित्रकार ने राष्ट्रवादी कला शैली विकसित कर राष्ट्रवादी संदेश देने का महत्वपूर्ण कार्य किया? तो यह था राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 7 है कि ब्रिटिश सरकार ने 19वीं सदी में कहाँ कला स्कूलों की स्थापना की थी? तो यह हो जाएगा कलकत्ता, बम्बई, लाहौर, मद्रास। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है कि 19वीं सदी के अंतिम दशक में राष्ट्रवादी विचार उभरने लगे, तब किसकी रचना होने लगी थी? तो यह हुआ था साहित्य की रचना। ठीक है, किसकी रचना होने लगी थी? साहित्य की रचना।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है कि आनंद मठ की रचना किसने किया था। तो आनंद मठ की रचना यह करने वाला कौन था, यह था बंकिम चंद्र। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की रचना किया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। प्रश्न नंबर 10 है कि बंगाल भाषा के महान साहित्यकार कौन है। तो बंगाल भाषा के महान साहित्यकार यह थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है चित्र रखने की किताब को क्या कहा जाता था। तो चित्र रखने की किताब को एल्बम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, एल्बम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्बम कहते हैं। ठीक है, तो चित्र रखने की किताब को एल्बम, जिसको हम एल्बम कहते हैं, ये कहा जाता था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे एवं हाव भाव पर विशेष जोर दिया गया है, उसे क्या कहा जाता है। उसको कहा जाता है रूप चित्र। क्या कहा जाता है, रूप चित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है कि गाढ़ा और मोटा कपड़ा जिस पर चित्र बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको कहते हैं किरमिच। क्या कहते हैं, किरमिच कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है दीवार पर बने चित्र को क्या कहा जाता है। तो दीवार पर बने चित्र को भित्ति चित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भित्ति चित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है कि क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय धन के लू को नाटक के माध्यम से पर्दाफाश किया है। तो यहाँ पर होगा हाँ। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 16 है कि औपनिवेशिक काल में बनाए गए छवि चित्र कौन सा चित्र होते थे। तो यह हो जाएगा तैल चित्र। ठीक है, तैल चित्र औपनिवेशिक काल में बनाया गया चित्र जो है यह तैल चित्र होता था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर, तो यहाँ समाप्त हुआ, जितने भी प्रश्न दिया हुआ था चैप्टर 11 में समाप्त हुआ। चलते हैं अगला चैप्टर 12 की तरफ। चैप्टर 12 ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, पढ़ते हैं इस चैप्टर में प्रश्न जो दिया हुआ है सही प्रश्न को। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश हुकूमत ने कुचल दिया, लेकिन इससे उपजा असंतोष किसमें कायम रही। 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश हुकूमत ने कुचल दिया था, लेकिन इससे उपजा हुआ असंतोष किसमें कायम रही थी। तो यह काम रही थी भारतीयों में। ठीक है, क्या हो जाएगा, भारतीयों में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2 है फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885 में। अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक फ्रेंड्स यह E.O. ह्यूम को कहा जाता है, E.O. ह्यूम को। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कितने कालों में बांटा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 कालों में बांटा गया है, 3 कालों में। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 5 है कि इनमें से कौन उदारवादी नेताओं में प्रमुख थे। तो यह था आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी थे, दादा भाई नौरोजी भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी थे। तो इस तरह से इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या थे, उदारवादी नेता थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी उदारवादी प्रवृत्ति के नेता थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि इनमें से कौन उग्रवादी नेता थे। तो इनमें से उग्रवादी नेता जो था ये था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ये क्या थे, उग्रवादी नेता थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है 1915 में लौटे थे, याद रखेंगे 1915 में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है
प्रश्न नंबर 8 है कि गांधी जी ने किस खेती के लिए बिहार के किसानों के समर्थन में अपना सत्याग्रह आंदोलन किया था? तो गांधी जी ने नील की खेती के लिए बिहार के किसानों को समर्थन में अपना सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा नील। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है कि किसने 1919 में रोलेट एक्ट नामक कानून बनाया था? तो यह बनाने वाला था अंग्रेज ने ही 1919 में रोलेट एक्ट नामक कानून बनाया था। अब क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि रोलेट एक्ट कानून कब बना था? तो याद रखेंगे 1919 में। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है कि रोलेट एक्ट नामक कानून का विरोध किसने किया था? तो रोलेट एक्ट नामक कानून का विरोध करने वाले ये थे महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने प्रश्न नंबर 11 है कि रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कौन सा आंदोलन चलाया था? तो रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन इसका आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 12 आपके सामने फ्रेंड्स, कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया था? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह 1930 में चला था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1930 याद रखेंगे, 1930। अगला प्रश्न की ओर चलते फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न 13 है। प्रश्न 13 है कि 1942 में गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो 1942 में गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन चलाया गया था। कब? असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 14 है कि भारत कब आज़ाद हुआ था? तो भारत 1947 में आज़ाद हुआ। भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 में। अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है कि कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कांग्रेस की स्थापना में शुरुआती राजनीतिक संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा शुरुआती राजनीतिक संगठन। प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने प्रश्न नंबर 16 है कि आईसीएस की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र अवधि 21 वर्ष से घटाकर कितनी की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 वर्ष। ठीक है, 19 वर्ष किया गया था। आईसीएस की परीक्षा में शामिल होने की उम्र जो था 21 वर्ष था, लेकिन उसको घटाकर कितना कर दिया गया था? वो तो 19 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 वर्ष। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 17 है, समाचार पत्रों में किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया गया था? तो समाचार पत्रों में प्रतिनिधियात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को लोकप्रिय बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। प्रतिनिधियात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है के विचारों को लोकप्रिय बनाया गया था समाचार पत्रों में। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है कि बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ था? तो बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया था। लोगों ने उपवास रखा था। ठीक है, तो इस तरह से उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग यह किया था आपका कहाँ पर? याद रखिएगा, चंपारण में। ठीक है, चंपारण में किया था। अगला प्रश्न नंबर 20 है आपका कि रोलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी? तो रोलेट एक्ट के विरोध में सभा जो है यह जलियांवाला बाग में हो रहा था। कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग में। अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है कि कैसरे हिंद की उपाधि किसने त्याग दिया था? तो कैसरे हिंद की उपाधि जो है यह महात्मा गांधी ने त्याग दिया था। तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने है कि लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीयता की भावना को कुचलने के उद्देश्य से बंगाल विभाजन कब किया था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। याद रखिएगा, 1905 में हुआ था। तो इसमें जो क्वेश्चंस दिया हुआ था इस पाठ में वो सभी क्वेश्चंस को पढ़ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स, चैप्टर 13 है, चैप्टर 13 है, पाठ 13 है, स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म। चलिए पढ़ते हैं इसमें दिया हुआ प्रश्न।
पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान जो है यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने कि लगभग कितने देशी रियासतों को भारत में मिलाना भी एक महत्वपूर्ण समस्या थी। तो यह इसका आंसर हो जाएगा आपका 500। ठीक है, क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्षों पहले हमने भविष्य की प्रतिज्ञा दी थी, किसके भाषण का अंश है। तो यह जो है आपका जवाहरलाल नेहरू का भाषण का अंश है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि वर्षों पहले हमने भविष्य की प्रतिज्ञा दी थी। यह भाषण का अंश किसका था? तो यह जवाहरलाल नेहरू का था। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है कि आज़ादी के समय भारत के आसपास कौन सी समस्या नहीं थी। तो आज़ादी के समय भारत के पास जो है यह नेतृत्व की समस्या नहीं थी। ठीक है, नेतृत्व की समस्या नहीं थी। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। प्रश्न नंबर 5 है कि क्या भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था। तो नहीं था, खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं था। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 6 है कि विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी। तो विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या यह था धार्मिक उन्माद। ठीक है, धार्मिक उन्माद। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। प्रश्न नंबर 7 है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले किन राज्यों का गठन हुआ था। तो भाषा के आधार पर सबसे पहले ये आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, किसने कहा था। अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, यह किसने कहा था। तो यह कथन था आपका, किसने कहा था। यह कहा था आपका कृष्णाभाचारी थे, यह कहा था। ठीक है, कृष्णाभाचारी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 9 है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो योजना आयोग का गठन जो है 1950 में हुआ था, 1950 में। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। प्रश्न नंबर 10 है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा यह देने वाला था जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण था। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 11 है कि किसके अंतर्गत देश के सभी लोगों को समानता प्रदान की गई थी। तो यह था आपका आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि देश भर में किसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो देश भर में काम के आधार पर, भाषा के आधार पर, देश भर में किसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो भाषा के आधार पर। ठीक है, भाषा के आधार पर देश भर में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 13 आपके सामने रहा कि किस भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। तो हिंदी भाषा को राजभाषा के दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 14 है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किसने किया था। तो यह करने वाला था वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों ने भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन का विरोध करने वाले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके सामने है, पोखरण का पहला परीक्षण किसके प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था। तो यह हुआ था पोखरण का पहला परीक्षण जो है यह किसके प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था। तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुआ था पहला पोखरण परीक्षण। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था। तो नीति आयोग का गठन जो है ना फ्रेंड्स, यह 1 जनवरी 2015 को किया गया। 1 जनवरी 2015 को याद रखिएगा नीति आयोग का। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 17 है कि गुट निरपेक्षता की नीति किस देश ने अपनाई। तो ये अपनाने वाला था आपका भारत। ठीक है, भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न तो प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुआ फ्रेंड्स। इस चैप्टर में जो प्रश्न दिया हुआ था ये समाप्त हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर।
और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर आपका है और ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 14 है, हमारे इतिहासकार काली किंकर दंत। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है इसके बारे में। चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है और ये लास्ट चैप्टर है, क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 14 है। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न 1 है कि आधुनिक भारत में किनका नाम प्रसिद्ध है? तो आधुनिक भारत में यह काली किंकर दत्त का नाम प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या हो जाएगा? काली किंकर दत्त। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 2 है कि किसने बिहार और बंगाल के अंतिम 3 शताब्दियों के इतिहास का गहन अध्ययन एवं मंथन किया था? तो यह करने वाला था डॉक्टर काली किंकर दत्त। ठीक है, डॉक्टर काली किंकर दत्त। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि डॉक्टर काली किंकर दत्त का जन्म कब और कहाँ किया गया? तो डॉक्टर काली किंकर दत्त का जन्म जो था यह 1905 में बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1905 में बंगाल में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि डॉक्टर काली किंकर दत्त 1927 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय से MA किया था? तो यह हुआ भागलपुर से। ठीक है, कहाँ से किया था? भागलपुर से। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 आपके सामने है कि किस वर्ष में काली किंकर दत्त ने पटना कॉलेज के इतिहास विभाग के व्याख्यात नियुक्त हुए? तो ये हुआ था 1930 में। ठीक है, 1930 में। और अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि किनका 40 वर्ष की आयु में अलवर्दी एंड हीज टाइम्स नामक शोध प्रबंध सेवा वर्ग 1 में हुआ? तो ये हुआ था काली किंकर दत्त को। ठीक है, काली किंकर दत्त इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस विश्वविद्यालय से काली किंकर दत्त को डायरेक्ट की उपाधि मिली थी? तो यह हो जाएगा आपका आंसर कलकत्ता से। ठीक है, कलकत्ता से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस वर्ष काली किंकर दत्त को पटना कॉलेज का प्राचार्य बनाया गया था? तो हुआ था 1950 में। ठीक है, 1950 में। अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है कि किस विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करने के बाद वे पटना विश्वविद्यालय के कुलपति बने? तो यह हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? मगध हो जाएगा, दिल्ली नहीं मगध हो जाएगा। मगध विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करने के बाद वे पटना विश्वविद्यालय के कुलपति बना था। ठीक है, तो मगध हो, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। प्रश्न नंबर 10 है कि डॉक्टर काली किंकर दत्त कितने पुस्तकों का लेखन एवं संपादन किया था? तो 50 से भी अधिक हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है कि डॉक्टर काली किंकर दत्त की मृत्यु कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 22 मार्च 1982 को। 22 मार्च 1982 को। तो फ्रेंड्स, क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 7 से 14 जितने भी चैप्टर दिया हुआ था हिस्ट्री में वो सभी चैप्टर वाइज MCQ पढ़ लिए। चैप्टर 1 से 6 हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, यदि नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ लीजिएगा। अब हम फ्रेंड्स अगला चैप्टर लेकर आएंगे आपके लिए, क्लास 8 का सिविक्स होगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। तो फ्रेंड्स अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए फिर अगला वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।